पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था इनोसेंट जीरो एकेडमी के अंदर इन्वेजन कर देता है और अब वेलबर्ग को आना पड़ता है उसे लड़ने के लिए। दूसरी तरफ मैश सेल्वोर को हरा रहा होता है। मैश को भी याद आता है कि वो सेल्वोर से पहले ही लड़ चुका है, तो अब सेल्वोर के वही अटैक उस पर दोबारा काम नहीं करेंगे। अगले सीन में नरेटर हम लोग को एडम जॉब्स के बारे में बताता है, जो कि एक लेजेंडरी मैजिक यूजर था जिसको ब्लेसिंग मिली हुई थी ओवरवेलमिंग मैजिक एबिलिटी की, और वो काफी सेंचुरीज तक इस दुनिया के टॉप पर रहा था। उसने खुद से ही मैजिक थ्योरीज को सिस्टमाइज किया था और एजुकेशनल सिस्टम बनाया था। साथ में उसने ब्यूरो ऑफ मैजिक को ही बनाया था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। एडम जॉब का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बड़ा था और वो मैजिकल सोसाइटी में फैलता गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन लोगों की मदद करने में लगा दी जो लोग मैजिक यूज नहीं कर पाते थे। उसने एक ग्रुप को बनाया जिसका नाम नोब्लेस ऑफ लाइफ था। वो ग्रुप कमजोर लोगों की मदद करने के लिए था। उस ग्रुप के अंदर एडम के 3 स्टूडेंट्स थे, उनमें से वेलबर्ग भी थे। एडम ने अपने स्टूडेंट्स को अपने आइडिया एंट्रस्ट किए थे। सीन एपिसोड का आता है जहाँ पर इनोसेंट जीरो एक फॉरबिडन मैजिक का यूज करता है और वो कॉफिन के अंदर से एडम जॉब्स को ही बाहर निकाल देता है। उसे देख वेलबर्ग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो मास्टर है। इनोसेंट जीरो तुमने ये क्या किया? जिस पर वो कहता है कि फाइनली मैंने एक ऐसा मैजिक एक्वायर कर लिया जिससे कि मैं फ्लैश के फ्रेगमेंट से ही लाइफ को रिस्टोर कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ बॉडी पे एलैप्स हुए टाइम को ही रिस्टोर कर सकता है। इस मैजिक का यूज करके मैं साइकी को वापस नहीं ला सकता हूँ। तभी इनोसेंट जीरो का एक साथी सामने आता है जिसका नाम नेक्रोस होता है। वो अपनी पावर को यूज करके एडम को कंट्रोल कर रहा होता है और वेलबर्ग से कहता है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, मेरियोनेटिव्स मेरी स्पेशलिटी है, यानी कठपुतली, मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। यह सुनकर वेलबर्ग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे कितना पुश करना चाहते हो। ये सुनकर नेक्रोस अब एडम की पावर को यूज करके वेलबर्ग के ऊपर हमला कर देता है, तो वेलबर्ग भी उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि ये मैजिकल पावर उनके मास्टर की ही है। इनोसेंट जीरो अब कहते हैं कि हमारे मास्टर काफी लंबे जिए थे, पर फिर भी वो ज्यादा नहीं लड़े और बूढ़े हो गए, लेकिन मेरे मास्टर की बॉडी को उनके प्राइम वर्जन में रिस्टोर किया है। उस समय पर हमारे मास्टर की मैजिकल पावर पूरी हिस्ट्री में सबसे ग्रेट थी। मुझे याद है कि मास्टर तुम्हें काफी पसंद करते थे। ये एक अच्छा रीयूनियन है ना? ये सुनकर वेलबर्ग अब एडम की बात याद करते हैं जहाँ पर एडम ने उन्हें नोब्लेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया था कि ये एक ऐसा ग्रुप होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कमजोर को गाइड करना। वो सुनकर वेलबर्ग कहते हैं कि मेरे लिए तो ये फ्रेज ऐसा है कि जो लोग अपने एफर्ट को नेग्लेक्ट करते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब एडम कहते हैं कि इस बात में एक सच्चाई है। तुम ऐसा ओपिनियन दे रहे हो इसका मतलब तुम अभी भी यंग हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक दिन खुद से पता लगा लोगे क्योंकि तुम ताकतवर हो। सीन एपिसोड का आता है जहाँ पर वेलबर्ग ये सब बातें याद करके एडम के अटैक को इजिली से हटा देते हैं। ये देखकर नेक्रोस काफी हैरान होता है और कहता है कि इसने इस अटैक को रिपेल कर दिया। वेलबर्ग अब कहने लगता है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट हुआ करते थे, पर अब समय चेंज हो चुका है। इंपॉर्टेंट पास्ट नहीं है बल्कि प्रेजेंट है। अगर तुम लोग प्रेजेंट को खराब करने की कोशिश करोगे तो मैं अपने मास्टर के खिलाफ भी दया नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मास्टर इस समय पर मेरा प्रेजेंट फॉर्म ही सबसे ताकतवर है। यह सुनकर नेक्रोस अपने मन में कहता है कि वेलबर्ग एक ऐसा पर्सन है जो कि डिवाइन विजनरी के तौर पर इस दुनिया पर रूल करता है। आज भी वो इस दुनिया के टॉप पर है। वेलबर्ग की स्किल सही में इस दुनिया में सबसे ताकतवर है, लेकिन ऐसा सिर्फ प्रेजेंट की दुनिया में है। ऐसा बोलने के बाद वो एडम का यूज करके वेलबर्ग के ऊपर डार्क इंपैक्ट से हमला करता है और वो अटैक वेलबर्ग के बिल्कुल साइड में से जाता है। वो अटैक पहाड़ के एक हिस्से को गायब भी कर देता है। नेक्रोस अब एडम के डार्क मैजिक के बारे में बताता है और कहता है कि एक ऐसा मैजिक है जो कि हर चीज को वॉइड में वापस भेज देता है, हर चीज को डार्कनेस में कवर कर देता है। वेलबर्ग भी डार्कनेस में कवर हो जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो एडम का यूज करके वेलबर्ग के ऊपर डार्क स्नेक से हमला करता है। वो हमला वेलबर्ग के बिल्कुल साइड में से जाता है और उनके कपड़े को टच कर देता है और उनका कपड़ा फट भी जाता है। उसे देखकर वेलबर्ग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मैजिकल पावर तो सही में मास्टर की प्राइम वर्जन की है। नेक्रोस अब कहता है कि एडम जिस पावर को यूज करके इस दुनिया को कंट्रोल करता था वो डार्क मैजिक ही थी। एडम का मैजिक जिस भी चीज को टच करता है वो उसे वॉइड में भेज देता है। वो अपोनेंट के मैजिक को भी वॉइड के अंदर भेज देता है। इसका मतलब डार्क मैजिक दूसरे मैजिक से रिपेल नहीं हो सकता है। वेलबर्ग ने भी डार्क स्नेक के अटैक को काउंटर नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि उसका मैजिक उसके ऊपर काम ही नहीं करेगा। यह डार्क मैजिक है जो कि उसका मास्टर यूज किया करता था, तो वेलबर्ग को तो इस मैजिक के बारे में पता ही होगा। नेक्रोस अब हंसता है और कहते हैं कि एडम तो काफी कमाल का टॉय है, आज तक मुझे कभी भी ऐसा टॉय नहीं मिला, मैं इसे अच्छे से यूज करूंगा क्योंकि अब ये मेरा है। ऐसा बोलने के बाद वो एडम का यूज करके वेलबर्ग के ऊपर डार्क स्नेक डबल से हमला करता है और वो अटैक वेलबर्ग को सीधा जाकर लगता है, लेकिन वेलबर्ग उस अटैक को काट देते हैं। ये देखकर नेक्रोस हैरान होता है और कहते हैं कि ये कैसे हुआ। इसके बाद वो एडम का यूज करके वेलबर्ग के ऊपर डार्क इंपैक्ट से हमला करता है, तो वेलबर्ग भी अपनी पावर को यूज करके उस अटैक को काफी आराम से काट देते हैं और साथ में वो अपनी पावर को यूज करके नेक्रोस के एक हाथ को गायब कर देते हैं। नेक्रोस घबरा कर कहते हैं कि ये क्या हुआ, तो वेलबर्ग उसे कहते हैं चिंता मत करो, ये मेरा मैजिकल कंट्रोल स्पेस है। जो बॉडी पार्ट तुमने खोया है वो थोड़ा सा दूर चला गया है, चिंता मत करो, इससे तुम मरोगे नहीं। ये सुनकर नेक्रोस कहते ओ जिस तरीके से तुमने मेरे हाथ को कहीं पर भेज दिया उसी तरीके से तुमने उस पूरे स्पेस को गायब कर दिया जिसे डार्क मैजिक ने ऑक्यूपाई कर रखा था। ऐसा करके तुम बच गए। अगर ऐसी बात है तो मैं इतने ज्यादा डार्क मैजिक से तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा कि तुम उसे कट नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो एडम का यूज करके वेलबर्ग के ऊपर चारों तरफ से डार्क मैजिक से हमला कर देता है और सोच रहा होता है कि इसे तो वेलबर्ग रोक ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना उनके पास समय नहीं होगा। लेकिन अब वो देखता है कि
वेलबग उस अटैक को भी काफी आराम से कट कर देते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे बिलीव ही नहीं पा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि भले ही वेलबग स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एडम के सामने स्किल का इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए था, और डार्क मैजिक तो सारे मैजिक के ऊपर आता है, तो वेलबग जीत नहीं सकता है। ऐसा बोलने के बाद अब वो काफी ज्यादा डार्क मैजिक यूज करने लगता है और डार्क मैजिक की काफी बड़ी बॉल को वेलबग के ऊपर फेंक देता है। उसे इस बार लग रहा होता है कि वेलबग इसके सामने तो टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन अब वेलबग हंसने लगता है और उसे कहते हैं कि लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, जो कुछ भी तुमने देखा वो मेरी छड़ी की ताकत है। इतनी देर से मैंने तो स्पेल कास्ट करी भी नहीं थी, लेकिन अब मैं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वेलबग स्पेस सैक्रिफाइस नाम की स्पेल का यूज करते हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एडम के सारे डार्क मैजिक को कट कर देती है, और वेलबग का मैजिक एडम के साथ साथ नेक्रोस को भी अपने अंदर खींच लेता है। वेलबग अब याद करते हैं कि एडम ने वेलबग से कहा था कि एक दिन तुम पता लगा लोगे क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। वो याद करके वेलबग अपने मास्टर से कहते हैं कि आपकी सिखाई हुई सारी चीजों को मैं इनहेरिट करूंगा, इसलिए प्लीज शांति से फिर से आराम करो। वेलबग अब इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, जिसके बाद हम लोग को वापस से अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉट और बाकी सभी लोग मिलकर उन डीमन से लड़ रहे होते हैं, पर वो खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। ये देखकर कैल्टो समझ जाता है कि ये लोग उनकी मैजिक पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैश की मदद करने के लिए जाना चाहता है, पर वो इन डीमंस को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स अरीना में बैठे स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मैश को देखते हैं, जो कि सेल्वर से पूछते हैं कि आखिर मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो सेल्वर उसे कहता है कि फॉरबिडन मैजिक ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या तुम जानते हो? तो मैश कहता नहीं। तो सेल्वर उसे समझाता है कि डार्क मैजिक का यूज करके 6 ब्लड रिलेटिव्स के हर्ट को यूज करके एक इमोर्टल हर्ट बनाया जाएगा। इसलिए फादर ने 6 बच्चों को तैयार किया वेसल के तौर पर, जिनके अंदर वो हर्ट होंगे। शॉर्ट में बताऊं तो तुम फादर की क्रिएशन हो, तुम बस एक पार्ट हो जिसको क्रिएट किया गया है फादर की परफेक्ट बॉडी बनने के लिए। ये सुनकर मैश काफी शौक होता है। वहीं सेल्वर उसे कहता है कि खुशी मनाओ, ये काफी ऑनर वाली बात है, तुम एक ऐसी बीइंग के पार्ट बनोगे जो कि गॉड के क्लोज होगी। ये सुनकर मैश कहता है ओ, तो ये इस तरीके से जैसे अच्छी मसल बनने के लिए अच्छे प्रोटीन की जरूरत होती है, उसी तरीके से मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। ये सुनकर सेल्वर सोचता है कि मैश ये क्या कह रहा है। मैश अब कहने लगता है कि मेरी लाइफ तो काफी ज्यादा हैवी है, अभी के लिए मैं एक झपकी ले लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद मैश वहाँ पर गद्दा डाल के सो जाता है। मैश अब उठ जाता है और कहता है कि मैं तो वहीं पर हूँ, इसका मतलब ये सब कुछ एक सपना नहीं था। वह सेल्वर से कहता है कि इसका मतलब क्या तुम मेरे भाई हो? जिस पर वो कहता है नहीं, मैं बस एक क्लोन हूँ, फादर ने एक लाश को खून देकर मुझे बनाया है, मेरा जन्म बस फादर की ग्रैंड स्कीम को पूरा करने के लिए हुआ है। एक बेटे के तौर पर फादर की बॉडी का पार्ट बनना एक काफी बड़ा ग्रेट ऑनर है, लेकिन एक बेटा यानी कि तुम तो ट्रैश निकले। मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, मैं अपने आप को शांति नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ वैसे ही वर्थलेस है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि तुम किसी काम आओगे? ये सुनते मैश अब उसे काफी जोर से मुक्का मार के पीछे गिरा देता है। मैश अब कहता है कि भले मेरी लाइफ हैवी क्यों ना हो, भले मेरी लाइफ वर्थलेस क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझसे अपने बेस्ट फॉर्म में लड़ो। ये सुनकर सेल्वर अब खड़ा होता है और मन में कहता है कि मुझे पता है कि मैश को फादर ने क्रिएट किया है, तो उसके पास कुछ न कुछ पावर तो होगी ही, इसलिए मुझे भी अपनी फुल पावर में लड़ना होगा। सेल्वर अब सीरियस हो जाता है और अब उसके चेहरे पर थर्ड मार्क सामने आ जाता है। इसी तरीके से वो अपनी छड़ी की फुल पावर को अनलीश कर देता है। वो उसकी छड़ी की ट्रू फॉर्म होती है। सेल्वर कहने लगता है कि मैजिक काउंटलेस तरीके से इवॉल्व कर सकता है, और वो यूज है कि टोटल मैजिक पावर पे डिपेंड करता है। सेल्वर की पावर को अरीना में खड़े लोग भी देख पा रहे होते हैं। कैल्डोस पावर को देखकर कहता है कि ये मैजिकल पावर तो काफी इमेंस है। सेल्वर अब मैश से कहता है कि फादर को बस तुम्हारा हर्ट चाहिए, तो तुम्हारे हर्ट को छोड़ के मैं तुम्हारे बाकी बॉडी पार्ट्स को काट दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो मैश के ऊपर डायमंड कटर से हमला करता है और उसे मैश काफी करीबी से डॉज करता है, और अब वो कटर जाकर पीछे एक बिल्डिंग के लग जाती है और अब वो बिल्डिंग ही कट जाती है। सेल्वर अब मैश को बताता है कि डिस्क के ऊपर डायमंड्स लगे हुए हैं, इसका मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिन्हें ये डिस्क नहीं काट सकती है, और तो और ये डिस्क तुम्हारे पीछे जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक ये तुम्हें काट नहीं देती। हम लोग वो डिस्क को देखते हैं जो कि मैश के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है और उसे थोड़ा सा इंजर्ड भी कर देती है। वहीं पर मैश काफी तेजी से फुर्ती दिखाता हुआ उन डिस्क से बच रहा होता है। मैश अब कहता है कि मुझे इन डिस्क को इग्नोर करना होगा और सीधा सेल्वर के पीछे जाना होगा। वो सेल्वर के पीछे जा ही रहा होता है, तभी 2 डिस्क आकर उसके ऊपर हमला कर देती है और अब मैश छलांग लगाकर बाल बाल उनसे भी बच जाता है। तभी मैश नोटिस करता है कि 4 में से 2 डिस्क सेल्वर के पास ही है, जो कि मैश को उसके पास आने से रोक रही है। उसे देखकर मैश कहने लगता है कि चारों डिस्क ही डेंजरस है। वो सुनकर सेल्वर उसे कहता है कि क्या तुम डर रहे हो, लेकिन अगर तुम भागोगे तो पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर जितने भी इंसान है मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो आसमान में एक काफी बड़ा कांटा बना देता है। वो अब कहने लगता है कि एक समन स्पेल के साथ एक छड़ी अपनी ट्रू पावर को निकालती है, और उसकी एबिलिटी सिर्फ एनहेंस नहीं होती है बल्कि जो मैजिकल पावर उसमें से निकलती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आसमान में जो तुम ये कांटे देख रहे हो ये 1000 डायमंड्स हैं, और अरीना के अंदर जितने भी लोग हैं
ये 1000 डायमंड जाकर उन्हें लगेंगे। तुम गलती से इस बेकार सी जगह को अपना नया घर मानने लग गए थे। जितने भी तुम्हारे साथी हैं वो सभी यूजलेस हैं और वो सभी यूजलेस लोग आज मारे जाएंगे, इसलिए मैश हार मान लो। ऐसा बोलने के बाद सेल्वर अब मैश के ऊपर 2 डिस्क से हमला कर देता है। वो डिस्क अब मैश को लगने वाली होती है, लेकिन तभी मैश वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर सेल्वर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैश बाकी सभी स्टूडेंट्स को छोड़कर यहाँ से भाग रहा है। क्या उसने हार मान ली है क्योंकि उसे कोई अटैक नहीं सूझ रहा था हमला करने के लिए? क्या उसने अपने सभी दोस्तों को अबैंडन कर दिया है? तभी अचानक से वो देखता है कि मैश अब उसके पीछे आ चुका है। मैश अब उसे कहता है कि मैं अकेडमी के चारों ओर एक राउंड काट के आया हूँ, जिससे कि मैंने उन डिस्क से पीछा छुड़वा लिया। ये सुनकर सेल्वर हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ये कितनी स्पीड से दौड़ सकता है? वही हम लोग देखते हैं कि मैश सही में अकेडमी का एक राउंड काट के आया है। सेल्वर अब देखता है कि मैश ने उसे पकड़ रखा है। ये देखकर समझ जाता है कि मैश अपने साथ साथ उसे भी खत्म करना चाहता है जब डिस्क आएगी। तभी सेल्वर अपनी बॉडी को डायमंड का बना लेता है और कहते हैं कि कोई भी फिजिकल ब्लो मेरी डायमंड स्किन को नहीं तोड़ पाएगी। तभी हम लोग देखते हैं वो डिस्क आकर अब सीधा मैश को लगती है। इससे मैश अब घायल हो जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सेल्वर उसे कहते हैं कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम तो कूड़े हो। ऐसा बोलने के बाद वो मैश के सर पर लात मारने लगता है और कहते हैं कि तुम तो कितने पैथेटिक हो, मैं अब तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी सेल्वर देखता है कि मैश की सर की जगह तो एक क्रीम पफ होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तभी मैश अब खड़ा हो जाता है और वो अपने सर पे से उस क्रीम पफ को उतार लेता है। ये देखकर सेल्वर हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हरा दिया। तभी मैश अब ढेर सारे क्रीम पफ को सेल्वर के मुंह के अंदर डालने लगता है। वहीं पर अब सेल्वर कंफ्यूज हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैश आखिर जिंदा कैसे है। मैश अब सेल्वर को इसी तरीके से काफी ज्यादा क्रीम पफ खिला रहा होता है कि सेल्वर अब सफोकेट करने लगता है। मैश अब पीछे से आकर उसके गले को ही पकड़ लेता है और उसे काफी ताकत से दबा देता है। हमें पता चलता है कि सेल्वर को हाइपोक्सिया हो गया था, यानी कि जब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें भ्रम दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब वो डिस्क मैश को लगने वाली थी तो मैश ने अपनी बची हुई ताकत से सेल्वर के गले को पूरी तरीके से दबा दिया, जिससे कि सेल्वर सांस नहीं ले पाया और 1 सेकंड में ही मैश ने अपने दुश्मन को हरा दिया। जैसे उसने सेल्वर को हराया वो डिस्क गायब हो गई और वो मैश को लगी नहीं। यानी कि सेल्वर ने जो देखा था कि वो डिस्क मैश को लगी और वो वाला सीन जहाँ पर मैश उसे क्रीम पफ खिला रहा था, वो सब कुछ सेल्वर का भ्रम था। और क्योंकि सेल्वर हार जाता है, उसके जो कांटे वाला अटैक होता है वो भी खत्म हो जाता है। मैश अब सेल्वर से कहता है कि इस एकेडमी की मैं काफी ज्यादा परवाह करता हूँ। अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो जितनी बार मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अपने मसल से तुम्हें चौक करूंगा। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो अब बाय बाय।